talent beats hard work beats talent, but without hard work, talent will never work. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिटिस्तान एक फिट भारत में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हर सप्ताह हम पूरे हिंदुस्तान से एक ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जिसको देखकर, जिसको सुनकर और या जिसको अनुसरण करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, या कहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे पीछे या कहीं भटक गए हैं या आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, इन लोगों की कहानियाँ जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे या आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो इन्होंने किया है। हम पूरे हिंदुस्तान से ही उन लोगों को लेके आ रहे हैं। ये देश के वो रियल हीरोज़ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन हमारा एक एंडेवर है कि इनकी कहानी हिंदुस्तान के हर बच्चे तक जानी चाहिए, क्योंकि ये हैं इस देश के रियल हीरोज़, असली हीरोज़। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूँ वो इस देश का वो वाला लड़का है जो बॉम्बे के एक स्कूल में पढ़ रहा था। एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था जिसने एसी मिलान और लिस्टर सिटी की जो जूनियर टीम है उसके लिए भी खेला। बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर, सिर्फ फुटबॉल के बारे में सोचना और साथ में जॉब करना। उसी दौरान उनके पैर में, घुटने में चोट लगी और वहाँ से वो कहानी है, उसने एक ऐसा टर्न लिया जैसा कि आप कोई सचमुच एक बहुत लंबी मूवी देख रहे हैं और उस मूवी का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हिंदुस्तान का वो शख्सियत, वो व्यक्ति, वो लड़का जो आपका भी सपना होगा। 150 करोड़ में ऐसे सिर्फ 3 लोग हैं। भारत का ब्रूस ली। हर्ष, आपका स्वागत है फिटिस्तान में, और मुझे बहुत ही फक्र हो रहा है, बहुत ही गर्व है मुझे आपके ऊपर इस बात का कि पहली बात तो आप हिंदुस्तानी हैं, दूसरी बात आपने इतनी यंग एज में एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जो कि इस देश में स्टार्ट था। यहाँ से ये जो पद्धति थी, ये जो मार्शल आर्ट थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर विदेशों में चली गई, मेनली चाइना में चली गई। वहाँ के लोगों ने इसमें बिल्कुल पारंगत हासिल की, लेकिन इस देश से धीमे धीमे विलुप्त हो गई। सबसे पहले जब मैं आपकी कहानी स्टार्ट करूँगा उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, देश का सबसे यंगेस्ट शाओलिन वॉरियर मॉन्क हर्ष। ये चेहरा जो दिख रहा है, इतना शांत चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है संघर्ष की, तपस्या की, एकाग्रता की, गमों की, खुशियों की, और उसके बाद में जो अंत में जो आप सुनेंगे वो है समर्पण की। तो हर्ष, ये जो कहानी है आप इसको अपने कॉलेज के दिनों से स्टार्ट करें कि आप बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और सुबह शाम सिर्फ फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं दिखता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपके पैर में जो चोट लगी, घुटने में चोट लगी, और फिर ये कहानी कहाँ से बदलते हुए आप पूरे देश में 150 करोड़ में सिर्फ 3 आदमी, उनमें भी सबसे यंगेस्ट आदमी शाओलिन मॉन्क वॉरियर, और वो आपके चेहरे पे भी दिखता है। ये एक तपस्या है, मेहनत है, और अपने जो जीने के जो आपने सपने जो आप जो ढूंढ रहे थे, जिनकी तरफ आप जा रहे थे, आपको पता नहीं कहाँ जाना था, लेकिन अचानक आप वहाँ पहुँच गए। इस कहानी से मैं चाहूँगा कि पूरे देश की आवाम को आप रूबरू करवाएं। बिल्कुल सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपके बाजू में बैठना और आपकी कहानी सुनना मेरे लिए बहुत ही एक फ़ख्र और गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडियन आर्मी को सर्व किए है बहुत ही सम्मानियत की बात है। तो फर्स्टली थैंक यू सर, आपका मेरा बहुत आपसे दिल से थैंक यू। सेकेंडली सर, जो जर्नी रही है डेफिनेटली चैलेंजिंग रही है, एंड मैं सिर्फ इतना जो है बताना चाहता हूँ कि हर एक जन के लाइफ में एक पल आता है जब उनको अपने आप से बात करना पड़ता है।
तो मेरा भी टाइम आ गया था आई थिंक अपने आप से बात करने का, क्योंकि हम इतना ही आउटसाइड एनवायरनमेंट से इतना इन्वॉल्व रहते कि हम लोग हमारी इनसाइड एनवायरनमेंट को कल्टिवेट ही नहीं करते। तो आई थिंक उसी वक्त जब मेरी इंजरी हुई तभी मुझे एक लाइफ में पॉज मिला। तो जब ये पॉज मिला तो एक अंडरस्टैंडिंग आई कि अभी मुझे करना क्या है। जब मेरा सर्जरी हो गया उसके बाद फिजियोथेरेपी चालू हुआ, लेकिन सर्जरी के वक्त भी सर जब ट्यूमर मिला, सर्जरी जब एक्स्ट्रा बोन ग्रो हुआ था, तो उस वक्त ही मालूम पड़ गया था कि मेरा जो रिकवरी है वो लंबा चलने वाला है। उसी वजह से मुझे लगा कि अभी तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं फ़ुटबॉल रिज्यूम कर लूँगा 1-2 महीने में, लेकिन अभी बात हो गई 6 महीने की। तो उसी दौरान फिर मेंटली मैं काफ़ी डाउन हो गया, मेंटली मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि घर में बैठे बैठे बेड पे ही बेड रिडन था मैं। उसी वक्त ही मुझे बहुत सारी सवालों का जवाब चाहिए था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस वजह से करूं या कैसे बाहर निकलूं मैं। ऐसे लग रहा था कि किसी ने आपको एक बॉक्स के अंदर कैद करके डाल दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन मेरा बहुत घुटते गया मैं सर अंदर से। और मेरी मम्मी बहुत सफ़र की इस दौरान, क्योंकि वो रात को उठती थी, मेरे को आइस करती थी मेरे नी में, क्योंकि इतना पेन होता था, 12 स्टिचेस थे मेरे पैर में, और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रोग्रेस हुए, कैसे क्या करें। और मैं हमेशा ही एक्टिव रहा हूँ, फिज़िकली एक्टिव रहा हूँ। मैं फुटबॉल प्लेयर भी हूँ, मैंने एथलेटिक्स भी किया हूँ, महाराष्ट्र को मैंने 100 मीटर्स 200 मीटर्स हाई जंप में भी रिप्रेजेंट किया हूँ। तो इतना एक्टिवनेस से सडनली बेड रिडन होना तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी बात। दोस्तों कि एक इतना एक्टिव आदमी जो 100 मीटर 200 मीटर 400 एथलेटिक्स, फुटबॉल, एसी मिलान, लिस्टर सिटी, सब में सब कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, फुल ऑफ लाइफ, अचानक गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही हो, उसको एकदम 0 पे रोक दिया जाए, बहुत बड़ा झटका लगता है। झटका सिर्फ फिजिकली नहीं, फिजिकली झटका आप सहन कर सकते हो, लेकिन मेंटली आपको लगता है कि आपके सपने वहीं रुक गए, ये गाड़ी दोबारा कभी चलेगी या नहीं चलेगी। साथ में जो इनका पैर का ऑपरेशन हुआ उसमें थोड़ा सा इनका मसल भी काट दिया गया, और वो एक ट्यूमर था, कैंसरस ट्यूमर था। तो आदमी के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि क्या ये दोबारा तो नहीं आ जाएगा, ये ट्यूमर बॉडी के दूसरे हिस्सों में तो नहीं फैल जाएगा। एज ए डॉक्टर ये मुझे पता है कि ये हमें भी नहीं पता होता ऑपरेशन करते हुए कि क्या ये ट्यूमर पूरा रिमूव हो गया है, नहीं हो गया। कुछ दिनों बाद में मालूम चलता है जब दोबारा स्कैन किया जाता है कि ये आगे नहीं बढ़ा है, ये इसका पूरा इलाज हो गया है। लेकिन जिस आदमी के ऊपर ऑपरेशन हुआ है उसको तो पल पल ये टेंशन रहता है कि कहीं अगर दोबारा हो गया तो क्या हो गया होगा। और घर वाले, आसपास के लोग, सब लोग जब आके आपसे पूछ रहे होते हैं, सब पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आदमी का जो दिल और दिमाग है वो सुन पड़ जाता है। और आप अकेले नहीं, हर आदमी के साथ होता है। लेकिन जो आदमी इतना एक्टिव है उसके साथ जब ये सब कुछ हो रहा है तो किस मनस्थिति से वो गुजर रहा है, ये हर्ष उस मनस्थिति से गुजर रहे थे कि अब मैं क्या करूं। और जो इन्होंने एक सवाल का जवाब में जो बताया कि हर आदमी को ज़िंदगी में कभी न कभी खुद से पूछना पड़ता है। हम इस भाग दौड़ की दुनिया में हर्ष चलते रहते हैं, इतना हो हल्ला, इतना ग्लैमर, इतने सपने, इतना पैसा, इतनी अंधी दौड़ है, उसमें आदमी भूल जाता है खुद को। वो औरों के लिए जीने लग जाता है, कभी घर वालों के लिए, कभी दोस्तों के लिए। खुद को पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ, कब तक मैं चलता रहूँगा। लेकिन ये जो पीरियड जो आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, इसने आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। तो जब ये हो रहा था और आप बेड पे थे और आंटी भी टेंशन में कि रात रात जग रहे हैं, पैर ठीक होगा नहीं होगा, आपका था कि दोबारा खेल पाऊँगा नहीं पाऊँगा। और जब आप बिल्कुल इतने लंबे टाइम तक ये ठीक नहीं हो रहा था, तो जो मैंने पढ़ा है कि फिर आप थाईलैंड, मलेशिया, सब जगह आपने ट्राई कर लिया इलाज का, और फिर किसी ने आपको बताया कि चाइना में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है। ये कहानी लोगों को बताइए। हाँ जी सर, हुआ था ऐसे कि इतना फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने के बाद कि मैं ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपीज़ ढूंढने लग गया था कि मैं कहाँ जा सकता हूँ बेटर होने के लिए, कहाँ पर मेरा लेग को हील हो सके या फिजियोथेरेपी हो सके।
तो उसी दौरान मैं सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में ही साउथ के तरफ आयुर्वेदिक जो थेरेपी है उसके तरफ मैं गया। तो मैं पूछा वहाँ पे काफ़ी लोगों से कि इसका कुछ है इलाज, इससे कुछ हो सकता है, मेरे को मसल मास डालना है, मुझे मेरे जो नर्व्स जो डेड हो गए हैं उसको मुझे एक्टिवेट कराना है, तो इसके क्या सिस्टम है और क्या हो सकता है। क्योंकि मैं जब खड़ा भी रहता हूँ तो हॉलोनेस की वजह से मैं बेंड हो जाता हूँ, तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग एक्चुअली फिजियोथेरेपी में क्या गलत हो रहा था कि दे वर नॉट टीचिंग मी हाउ टू वॉक, they were teaching me how to run as an athlete, to get me ready for an athlete. No, but I have to be, as a normal human being, I have to be ready to walk. So ये एक मैंने नोटिस किया। तो इसी वजह से फिर मैंने काफ़ी दूसरे देशों में, सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, काफ़ी जगह मैंने थेरेपीज़ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल मुझे नहीं मिला। तो उसी वक्त मुझे किसी ने चाइनीज़ मेडिसिन थेरेपी के बारे में बताया जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। तो चाइनीज़ मेडिसिन में मैं बीजिंग में हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया। तो जितने मेरे सेविंग्स थे सर उससे ज़्यादा ही जो बजट था वो मुझे परवड़ नहीं रहा था। तो मैंने तभी भी होप छोड़ दिया। तो उसी वक्त मेरे एक मार्शल आर्टिस्ट फ्रेंड कम ब्रदर है प्रतीक परमार करके, तो उन्होंने मुझे बोला यार तू डिप्रेस मत हो। वो मेरे साथ योगा करते थे घर पर आके, तो मुझे हेल्प करते थे थोड़ा सा मेंटली मोटिवेट करने के लिए। बोलते तू थोड़ा चाइनीज़ मेडिसिन में और कहीं और भी जा सकता है। मैं हांगकांग गया था विंग चुन सीखने, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ची के दौरान हीलिंग की है, एक्यूपंक्चर के दौरान हीलिंग की है। तो तू फाइंड आउट कर चाइना में और कहाँ है, शाओलिन का भी होता है मेडिसिन, तो थोड़ा और डिग कर। तो उसी दौरान मैंने और फिर डिग इन किया, तो मुझे शाओलिन के बारे में मालूम पड़ा कि शाओलिन का एक मेडिसिन सेक्शन है। तो मुझे थोड़ा सा रे ऑफ लाइट दिखी, होप दिखी कि चलो मैं मेल करता हूँ, पूछता हूँ कि ऐसे कुछ पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने उनको 2-3 हफ्ता कंटिन्यूसली ईमेल किया, कॉल किया, तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। और फिर 3.5 वीक्स के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम आपको ठीक कर सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं, इतना कॉस्ट होता है, आप आपको हमारा जो एडवांस रहता है भेज दीजिए एडमिशन का फ़ीस का, और आपको इनविटेशन लेटर करके उस वक्त से आपको फिर 6 मंथ्स का वीज़ा मिल जाएगा। तो वहाँ से फिर वो तो मैं कन्विंस हो गया कि मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन अभी बात था मम्मी पापा को कन्विंस करने का, क्योंकि मम्मी पापा सोचे कि चाइना आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज, अभी इतने देशों में मैं गया हूँ, घूमा हूँ खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इलाज के लिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो अभी सडनली चाइना में मतलब क्या है, हमारा कुछ है नहीं चाइना में कनेक्शन। तो फिर चाइना के वक्त मेरे वो प्रतीक भैया जो है घर पर आए, मम्मी पापा से बात किया, मेरे योगा के सूट सर थे उन्होंने भी पापा से बात किया, थोड़ा कन्विंस किया, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर एंड में मान गए और फिर मैं चाइना के लिए निकल गया सर नवंबर 2015। हर्ष, जो ये शाओलिन है जो मार्शल आर्ट है, ये ओल्डेस्ट मोस्ट पॉपुलर और मतलब सबसे ग्रैंड जो है यही है। इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि एक बेसिक सा कि ये किन 3 या 4 या 5 चीज़ों से मिलके जो बना हुआ है, ताकि जनता को एक बार समझ में आए कि आखिर ये है क्या। जी सर बिल्कुल सर। एक्चुअली जब मैं भी वहाँ पर गया था तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि शाओलिन एक्चुअली एक आर्ट है जो हिंदुस्तान से आई है। हिंदुस्तान के एक साउथ ऑफ इंडिया के एक विलेज के मॉन्क है, उनका नाम है बोधि धर्मा, कांचीपुरम के रहने वाले। तो वो साउथ ऑफ इंडिया से चाइना ट्रैवल किए। उनके जो मास्टर थे, उनके जो गुरुजी थे, उनका नाम था महाकसपा, जो 28 डायरेक्ट डिसाइपल थे गौतम बुद्धा जी के। तो उन्होंने उनको बोला कि ट्रैवल करके और जो बुद्ध भगवान की जो पढ़ाई है वो स्प्रेड करने के लिए। तो ये है इंडिया से, और वो ऑलरेडी हमारे जो एंशियंट साउथ इंडियन मार्शल आर्ट है कलरी पयत्तू, उनके प्रैक्टिशनर थे। आयुर्वेदा हमारे देश से है, योग हमारे देश से, तो ये सब चीज़ वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको ये सब चीज़ ऑलरेडी मालूम थी। तो शाओलिन में जैसे आपने बताया कि मेडिसिन भी है, आयुर्वेद भी है, मार्शल आर्ट जो क्लेरिपयत्तू जो केरला के अंदर है वो भी है, और ध्यान, बुद्धिज्म, इन सब का संगम है। जी सर। सबको मिला के ये एक मार्शल आर्ट है, एक कल्चर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये मार्शल आर्ट ना होके ये एक आदमी का ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हो आप, कि साइंस भी है जिसके अंदर, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी है, जिसमें मेडिटेशन भी है, क्योंकि जो बुद्ध धर्म में मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा स्थान है। तो ये सब चीज़ों को मिला के एक चीज़ है, और फिर उसको यस सर। तो शाओलिन के जो 3 प्रिंसिपल्स है, 3 पिलर्स है, उसको है वो पहले जो प्रिंसिपल है वो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन बुद्धिज्म जो बोलते हैं। सेकंड इज कुंग-फू, जो हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कुंग-फू में भी 2 बाइफर्केशंस है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो हार्ड शाओलिन में 72 आर्ट्स है, जिसमें 36 हार्ड है, 36 सॉफ्ट है। और थर्ड है आपका मेडिसिन।
जो आयुर्वेद से आया है। आया। तो ये तीनों का संगम शाओलिन कल्चर को कहलाता है। ओके, और ये फिर चीन में जाके इसका नाम शाओलिन हो गया। शाओलिन हो गया। तो फिर आप बीजिंग पहुँचे यस। घर वालों के सबकी फाइनली रजामंदी से। तो जब बिल्कुल एक यंग आदमी, आई थिंक 2014 में आप गए, तो उसमें उम्र शायद 20-21-22 साल उम्र होगी, 21 साल, और एक अनसर्टेनिटी तो दिमाग में चल ही रही थी कि पता नहीं, जब दुनिया में और कहीं इलाज नहीं हुआ तो अभी मैं यहाँ आया हूँ, और नया देश, नए लोग, और शायद जो चीनी हैं वो अपनी लैंग्वेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो मेनली मैंड्रिन ही बोलते हैं, चाइनीज़ ही बोलते हैं, तो आपको शायद चाइनीज़ आती नहीं होगी दोस्तों। मतलब बंदे को चाइनीज़ नहीं आ रही है, और 21-22 साल का एक यंग लड़का अपनी प्रॉब्लम के साथ और एक द्वंद्व के साथ, एक मानसिक द्वंद्व कि ठीक होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, और लेकिन एक जिद है उसके पीछे कि मुझे ये करना है। वो हर रास्ता ढूंढ रहा है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं हो रहा, लेकिन कहीं तो होगा। तो उस जिद के साथ और मानसिक द्वंद्व के साथ चाइना पहुँचता है, और शाओलिन टेम्पल में। ये कहानी बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि मतलब कैसा लगा जब चाइना में लैंड किए, क्या लग रहा था उस समय की मनस्थिति क्या थी? सर, जब चाइना में मैं लैंड हुआ था, जब मैं फ़्लाइट में था तभी मैं बहुत खुश था कि मैं जा रहा हूँ मेरी हीलिंग की तरफ। और फिर जब मैं लैंड हुआ, जब वो फॉरेन अफेयर्स से मुझे पिकअप करने आए थे, मिस्टर वोंग की डॉटर आई थी पिकअप करने, डंडन नाम था उसका, तो वो पिकअप करने आई, तो मेरा प्लकार्ड लेके खड़ी थी, हर्ष वर्मा शाओलिन फॉरेन स्टूडेंट। तो ऑलमोस्ट सनसेट के बाद ही था, स्नोफॉल हो रहा था, पीक विंटर्स था, नवंबर टाइम, और 2 घंटा दूर था एयरपोर्ट से। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन भी थी, एक बोलते ना अंदर से घबराहट जैसी हो रही थी कि मैं सही जगह पर हूँ, कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या मेरा हीलिंग होगा या नहीं। बोलते ना काफ़ी सवाल आते रहते हैं आपको मन में, लेकिन इन दी एंड आपको मालूम है कि आपका एक जो बोलते हैं ना सेल्फ बिलीफ, एक कन्विक्शन, वही आपका जो हौसला, हम हौसला ही आपकी ताकत होती है। हौसला ही ताकत होती है, याद रखो दोस्तों, हौसला ही आपकी असली ताकत होती है। तो आप पहुँचे वहाँ पे शाम को या सुबह, किस टाइम पहुँचे आप? सर, मैं डिनर टाइम के बाद ऑलमोस्ट पहुँच गया था। ओके, शाम को जब पहुँचे तो बिल्कुल नए लोग, बिल्कुल नए लोग, और एक्चुअली पूरा सा पिच डार्क था, पिच डार्क, कुछ स्ट्रीट लाइट्स नहीं, कुछ नहीं था। तो मैं भी थोड़ा सा वही वापस घबरा गया था। उन्होंने मुझे मेरे डॉर्मेट्री बताया, कुछ अराउंड 6 लोग रहते डॉर्मेट्री में, लेकिन उस वक्त मैं अकेला ही था डॉर्मेट्री में, काफ़ी और 2-3 फॉरेन स्टूडेंट्स थे बाजू के डॉर्मेट्री में। और फिर जैसे ही मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे आके डिनर दिया, वो सूप था और एक चाइनीज़ ब्रेड बोलते हैं, बाओ बोलते जो हम, लेकिन प्लेन मांथो हम लोग चाइनीज़ में उसको बोलते हैं। तो वो दिया, तो मुझे पता नहीं था सर कि ये सूप में मशरूम है, और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता क्योंकि वो जो आई थी छोड़कर गई, वो भी चली गई। अभी जो हेल्पर्स थे वहाँ पे जो कुक करते, तो उन्होंने आके दिया मुझे। मैं फॉरेन डिसाइपल्स होम में रह रहा था इनिशियली, तो वो मैंने मशरूम सूप पी लिया। अब मुझे पता नहीं, और मैं मशरूम से मुझे बहुत एलर्जी है। ओके। तो मेरे को सडनली ऐसे पेट में अजीब चीज़ें होने लग गई, ऐसे रैशेज होने लग गए। तो ये अलग ही किस्सा हो गया कि जैसे ही मैं पहुंचा, मेरा फर्स्ट मील से मुझे ऐसे हो तो गया। जब ये हुआ कि आप पहले चीन में गए, नई जगह, और रात के टाइम जो आपको लेने आया वो भी नहीं है वहाँ पे, और जो पहला ही खाना खाया आपने और पेट में ये हो रहा है और रैसेज हो गए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो लगा होगा कि क्या हो रहा है। तो मम्मी ने मुझे हल्दी का पैकेट दिया था। मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि जो भी हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें वो कैरी करो, लौंग हो गया या हल्दी हो गया या इलायची हो गई, तो ये सब चीज़ मैं कैरी करके लेकर आया था। तो मैंने जल्दी से हल्दी और गर्म पानी का मैंने मिक्स करके उसको मैंने पी लिया, और फिर मैं सो गया। फिर सुबह उठा तो मुझे उन लोग एंटी एलर्जी शॉट लेने लेकर गए थे, और फिर उसके बाद मैं फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस गया, मेरे फॉर्मेलिटीज़ की, मेरा फीस भरा, और फिर मैं डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे जो शाओलिन मेडिसिन, जो शाओलिन फार्मेसी है, वहाँ से मेरा जर्नी चालू हो गया हीलिंग का। तो माँ के नुस्खे है ना, चाहे ज़िंदगी में कहीं भी चले जाओ, हर जगह लागू हैं, क्योंकि जो हमारा देश है यहाँ पे दादी नानी से माँ के पास आते हैं और वो बच्चों तक जाते हैं। तो यहाँ से बंदा चाइना जा रहा है इलाज के लिए, क्योंकि माँ ने फिर भी गांठ बांध दी, हल्दी बांध दी, लौंग वोंग। जैसा कि आपको पता है कि हल्दी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एजेंट है
लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और बहुत सारे एलिमेंट हैं, लाइक पेन, एक तरह का नेचुरल पेन किलर भी है, उसमें कुरकुमिन जो एलिमेंट पाया जाता है, और घर वालों को पता होता है, और इनको ऑलरेडी पेन था, तो जब जा रहे हैं तो माँ ने साथ में वो बांधा। मतलब माँ को पहले पता चल जाता है कि बच्चों के साथ क्या होने वाला है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को यहाँ तक कि ये हुआ, रात को ये हो गया, सुबह आपको चोट लगा, और फिर कितने दिन लगे जब आपका ये जो पैर का दर्द था, और जो आप स्टेबिलिटी जो डिस्कस कर रहे थे कि एज ए रनर, एज ए फुटबॉल प्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नी की स्टेबिलिटी, तो कितने दिनों के बाद में आपको लगने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ, अब ये ठीक हो जाएगा? और ऐसा क्या टर्निंग मेथड था, क्या इलाज था? सर जैसे ही मेरा फर्स्ट डे जो थेरेपी का चालू हुआ, हीलिंग का चालू हुआ, तो मेरे राइट लेग में जहाँ पे सर्जरी हुई थी वहाँ पर 13 नीडल्स होते थे। नीडल्स? हाँ जी, जो एक्यूपंक्चर के जो पतले वाले। ओके। तो उससे वो नीडल से वो नर्व्स को एक्टिवेट कराना चाहते, स्टिमुलेट करते ताकि ब्लड का फ्लो बराबर रहे, कि जहाँ पर भी जो हॉलोनेस है, जो मसल काटा है, जहाँ पे ट्यूमर था, तो उसके वजह से थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छे से फ्लूइडली जाए। और उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी, जैसे हम बोलते हैं, एक हर्बल मेडिसिन दी थी, उसका हम चाइनीज़ में नाम जानता हूँ, गोपी वान करके है। तो एक खाने से एवरीडे में अराउंड 6 to 8 खाता था, छोटी छोटी होती थी, तो उससे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ता था पैर। तो ये अराउंड अबाउट 3 months चला मेरा थेरेपी, एवरीडे सेम होता था। फिर वो छोटा सा वो नीडल के ऊपर धूप भी डालते थे ताकि वो उसकी स्मोक से वो डायरेक्टली स्किन पे जो अब्जॉर्ब हुए तो उससे हीलिंग हो। तो काफ़ी अलग अलग टाइप के थेरेपीज़ और हीलिंग्स हुए हैं मेरे पैर के टेम्पल के अंदर। धीरे धीरे 3 months के बाद फिर मैंने थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू की कि थोड़ा सा स्क्वाट्स, थोड़ा सा जो हॉर्स डांस होल्ड रहता है, 1 legs, थोड़ा पिस्टल स्क्वाट्स की तरफ थोड़ा ऐसे बैठ के होल्ड करना, तो बेसिक चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ। तो शाओलिन की सारी जो एक्सरसाइजेज हैं सर, जो मैंने स्टडी की है अब तक, एवरीथिंग is according to your body's science, according to the degree and alignment of what your body is designed to do। जैसे हमारी ब्रेथ की डिज़ाइन होती है, जैसे हमारे ऑर्गन्स की इंटरनल डिज़ाइन है, जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ाई की है, वैसे ही फिटनेस के दौरान भी सर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की और आपकी फिटनेस की ऑलरेडी साइंस ने डिज़ाइन करके रखी है। अलाइनमेंट यस। हम मिलिट्री में इसको बोलते हैं फर्मा। फर्मा मतलब कि अगर आपका अलाइनमेंट ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी मिलिट्री परेड होती है तो आपने देखा होगा कि लास्ट से लेके पहला आदमी में सिर्फ ऐसा लगता है एक ही आदमी खड़ा है। अलाइनमेंट, अगर वो अलाइनमेंट हिलता है तो आपको वो परेड करते हुए सोल्जर अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जब तक वो अलाइनमेंट है, अगर सबका हाथ एक साथ ऊपर जा रहा है, इतना ही जा रहा है, तभी तक वो अच्छा लगता है। तो ये अलाइनमेंट और रिदम, तो ये जो आपकी बॉडी में कितना टाइम लगा कि आपका बिल्कुल जो वो सिखा रहे थे उस रिदम में आप आ गए और आपकी बॉडी अलाइनमेंट पे आ गई? कितना दिन, मतलब 3 महीना, 5 महीना? सर 3 to 4 months के बाद तो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू की। उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग मेरे हीलिंग थोड़ी बेटर होने लगी तो मैं फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करने लग गया, जो जनरली काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, भले ही वो 1 week हो, भले ही वो 1 month, 2 months, 3 months, 6 months के ऊपर कोई नहीं आता था, क्योंकि किसी का कमिटमेंट रहता है टाइम का, किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन रहता है, किसी का वीज़ा इशू रहता है। तो इसके वक्त काफ़ी लोग आते थे, जाते थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा क्या मकसद है और मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है ये प्रैक्टिस से और ये हीलिंग से और ये ट्रेनिंग से। तो हर्ष, आप गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, और जब बिल्कुल पैर ठीक हो गया तो उसके बाद में घर पे आंटी ने बोला होगा कि बेटा वो पैर ठीक हो गया तो अब तू क्या कर रहा है, उधर आ जा, वापिस आ जा। बहन ने भी बोला होगा, फादर और दोस्तों ने बोला यार अब कितने दिन हो गए तेरे बिना पार्टी वार्टी किए हुए, तो वापस आ। तो उस समय ये जब पक्का हुआ होगा ऐसा, तो आपने क्या जवाब दिया? और फिर या आपने क्या सोचा कि मुझे उधर ही रहना है? ये कैसे, मतलब अचानक? क्योंकि आप तो इलाज के लिए गए थे ना, ये तो कोई कहीं प्लान में ही नहीं था कहीं पे, तो ये कैसे हुआ? और मैं वीज़ा भी लेकर गया था 6 months का। तो हुआ ऐसे कि जैसे ही 3.5 months खत्म हुआ तो 4th या 5th month के बीच में मेरे मम्मी पापा आए मुझे मिलने के लिए वहाँ पर चाइना में। तो उन्होंने देखा कि मेरी पैर की स्थिति जो थी वो काफ़ी बेटर है, प्रोग्रेस हुई है, और जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था और जो मैं वातावरण में था सर, जिस तरह का वो एनर्जी था, मेरे डैड और मॉम भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी रिलीजियस है, तो वो लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिविटी है, ये एक एटमॉस्फेयर है, माहौल बना हुआ है, पूरी एनर्जी है उसमें, ऊर्जा है, शांति है। मम्मी पापा ने मुझे एक टिपिकल बॉम्बे जू का लड़का ऐसे देखा हुआ है फुटबॉल खेलते हुए, चलो पापा तो जानते कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मम्मी भी जानती है,
लेकिन वो बोलते हैं ना दोस्तों का शौक, बाहर जाना, ये वो थोड़ी घूमना फिरना, सडनली मेरी लाइफ 180 डिग्रीज टर्न हो गई। और उन्होंने, मम्मी देखती थी कि ऐसे कैसे रह रहा है, इतना ही खाता है, ऐसे ट्रेनिंग, बाल शेव हो गए हैं, मतलब बोलते हैं ना जैसे कंपेयर, मिलिट्री से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे हम लोग लाइन में खड़े होकर जाना है, सबका पैर एक साथ 1-2-1-2, हम लोग को जॉगिंग के वक्त भी 1-2-1-2 करना पड़ता है, वॉक के वक्त भी 1-2-1-2, तो एकदम प्रॉपर लिटरली सर वो वैसे ही। ये प्योरली मिलिट्री है, मैं बोल सकता हूँ आपका। मैं समझ रहा हूँ कि जब आपने बोला अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट नॉट ओनली बॉडी ऑर्गन्स, बट जैसे आपने बताया ब्रेथ की सांस और थिंकिंग, हर चीज़ का अलाइनमेंट बिल्कुल प्योरली मिलिट्री में बिल्कुल यही होता है, और वो आप कर रहे थे। तो आंटी देख के सरप्राइज हो गई कि वो मेरे मुंडे को क्या हो गया, मेरा लड़का, मतलब मैंने भेजा ऐसा था, बिल्कुल चुलबुला, हंसता खेलता, पूरे जोश में, हर टाइम एक्साइटेड, ये करना वो करना, और अचानक बिल्कुल एकदम काम, कूल, फोकस्ड, शांत एकदम। तो डेफिनेटली उनको लगा होगा कि ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उन्होंने कुछ तो उनके भी सवाल हुए होंगे आपसे। जी सर, तो मम्मी ने जब मुझे पहली बार देखा तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मम्मी ने ब्रेक डाउन कर लिया कि तू इस तरह अपने आप को क्यों पनिश करे, तू ऐसे माहौल में क्यों रहना चाहता है, कि तू घर आ जा, जो डिग्री ली है थोड़ा जॉब कर ले, कमा ले। लेकिन सर ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ नहीं भा रही थी कि मुझे मेरा पर्पस नहीं मिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा। मुझे डिग्री के वक्त से, डिग्री जब मैंने हासिल की, जॉब कर रहा था, मेरे को उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, क्योंकि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ। ऐसा लग रहा था मैं बहुत रोबोटिक हूँ, बहुत कंट्रोल्ड हूँ, मैं जो सब लोग करते हैं मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे वैसा कुछ करना ही नहीं था कभी। मुझे हमेशा यही दिमाग में आ रहा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ करनी जो किसी ने कभी नहीं की है, और मैं उसको इतना कमिट करूँगा कि लोग डेफिनेटली बिलीव करेंगे कि हाँ ये एक सोर्स बन सकता है जिससे लोग इस पे, ये पाथ पे चल सकते हैं। यस। किस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि मुझे इस बात पे ही जाना, तो जैसे ही मेरे मम्मी पापा मुझे विज़िट करने के बाद वापस इंडिया आ गए, तो मैंने तभी अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन लोग से मैं बात करता था, उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछता था कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग का क्या जॉब है, आप लोग कुंग फू कितने टाइम से कर रहे हो प्रैक्टिस। तो उसी वक्त मैंने भी डिसाइड किया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और समय दूंगा तो मैं और बेटर हो सकता हूँ। मैं क्यों शॉर्ट टर्म करूँ, मैं हर चीज़ शॉर्ट टर्म क्यों करूँ, मैं लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 मंथ्स तो मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं रिन्यू करके वापस आऊँगा। तो मैंने मम्मी पापा से डिस्कस किया कि मैं और 6 मंथ्स रहना चाहता हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, मैं इसमें और कितना प्रोग्रेस हो सकता हूँ, इम्प्रूव हो सकता हूँ। क्योंकि मुझे इसमें एक फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं नज़र आ रहा है, इसमें मुझे माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों का एक मिक्सचर है, ये तीनों का संबंध है, जिससे मुझे बहुत ग्राउंडेड फील हो रहा है, जो मुझे कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ चीज़ लाइफ में मिस आउट कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा था कि मैं वापस रीबाउंड हो रहा हूँ, तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी सर। नया जन्म हो रहा है। नया जन्म हो रहा है सर, बिल्कुल। और जैसे एक आपने देखा है कि जो सांप होता है, हर सीजन में सांप के ऊपर वाला जो कवर होता है उसको केंचुली बोलते हैं। तो जब सांप पलटी खाता तो वो जो ऊपर वाला कवर है वो निकल जाता है, ओल्ड स्किन, और बिल्कुल सांप एकदम नया, ये वापस कहते हैं जो कहावत है कि यंग हो जाता है, बिल्कुल न्यू बर्थ हो जाता है। तो जो आपने जो पुराना वाला कवर था, वो जब आप घूमने वहाँ गए, ये प्रैक्टिस हुआ, ये जो आपका हीलिंग प्रोसीजर हुआ, जिन लोगों से मिले, फिर वो माहौल समझ में आया, फिर जो आप वहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे थे उसने आपको ऐसा मेंटल पीस या मोटिवेशन या कामनेस, ये सब चीज़ें आपके अंदर इन्फ्यूज़ की, और तब आपको लगा कि आप एक पर्पज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने घर वालों को तैयार कर लिया। थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो हुआ होगा। हर हिंदुस्तानी माँ, पिताजी फिर भी मान जाते हैं कि कोई बात नहीं, जाना भाई, इसका मन है तो जाने दो, लेकिन माँ को लगता है नहीं भाई बेटा, भाई हर माँ चाहती है कि जितना, मतलब कितनी भी उम्र की क्यों नहीं हो जाए, 100 साल की भी माँ हो जाए, आप 85 साल के, 80 साल के हो जाएं, तो भी उसके सामने हम बच्चे ही होते हैं। तो उनको तो लग रहा होता है कि ये तो फिर जा रहा है वापस वहाँ पे, और उनकी नज़र में तो कि ये घास फूस खा रहा है, ये खाना नहीं खा रहा है, ये अपने शरीर को इतना तंग क्यों कर रहा है, ये हर मदर को लगता है। क्योंकि माँ की जो ममता है वो चाहती है कि बच्चा हर जगह हर वक्त प्रोटेक्टेड रहे। तो बाकी सब चीज़ें तो सब लोगों को समझाती है, लेकिन माँ को कैसे समझाए? तो मम्मी को तो कन्विंस करना इतना टफ नहीं रहा, डैडी को कन्विंस करना टफ रहता था, क्योंकि डैडी हमेशा स्ट्रिक्ट रहे बचपन से, क्योंकि वो कभी बिलीव ही नहीं करते थे सेकंड और थर्ड आने में।
क्योंकि उनके हिसाब से सेकंड और थर्ड आना मतलब आप फर्स्ट से हारे हो, तो उनके लिए हमेशा फर्स्ट ही आना है, मतलब हर्ष को फर्स्ट ही आना है। तो स्कूल में भी जब मैं रनिंग रेस में पार्ट लेता था, एथलेटिक्स में, जिसमें भी, फुटबॉल में भी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है प्रोग्रेस होते हुए फुटबॉल में, कितना अच्छा खेला हूँ मैं, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, हाईएस्ट स्कोरर, जो भी मतलब अच्छा खेला हूँ मैं, अच्छा किया हूँ फुटबॉल में, तो उनको हमेशा मुझसे वही उम्मीद रही है। तो वो सोच रहे थे कि इस कला की प्रयास से करोगे क्या, तो आगे ज़िंदगी में क्या मिलने क्या वाला है, मिलने वाला है, इससे क्या करोगे, क्यों अपना वक्त खराब तो करोगे। लोग मुझे हमेशा, मम्मी पापा, दीदी, जीजा जी, सब काफ़ी लोग पूछने लगे इससे करेगा क्या, इससे क्या कमाएगा, इससे क्या खिलाएगा, इससे कैसे परिवार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो बोलते ना सर कि आपको कुछ भी करना है लाइफ में, या कुछ बड़ी चीज़ करनी है, या कुछ भी आपका पर्पसफुल करना है, वो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, वो एक रिस्क फैक्टर रहता है। अगर आप जब तक आप वो रिस्क नहीं लोगे ना, तो आपको आपका ट्रू वैल्यू और वर्थ नहीं मालूम पड़ेगा। वापस चाइना आ गया मैं, शाओलिन टेम्पल में मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, लेग की भी कंडीशन मेरी काफ़ी बेटर हो गई थी, मैं ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी के और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वापस चालू ही था, थोड़ा वेपन ट्रेनिंग भी, जो मोस्ट बेसिक वेपन शाओलिन में स्टिक बोलते हैं, जो शाओलिन स्टाफ होता है, उसका भी मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने अलाउ कर दिया करने के लिए। और मेरे शीफू जो है, जो फॉरेन एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। शीफू मतलब गुरु, शीफू मतलब गुरु, यस, शीफू मतलब गुरु होते। तो मेरे शीफू हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स के जो मतलब टीचर थे, जो हमारे गुरुजी थे, तो वो फॉरेन स्टूडेंट्स को बहुत लाइटली लेते थे, लाइटली इन द सेंस कि मैं हमेशा, जो मॉन्क्स थे हमारे बाजू में जो ट्रेनिंग करते थे, तो मैं उनको देखता था कि हम लोग कितना हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, उन लोग को तो मतलब सब लोग सिंक में रहते, वो अलाइनमेंट जैसे आपने मिलिट्री में बोला वैसे ही, हमेशा अलाइनमेंट में, हमेशा एकदम जोश में, उनकी ब्रेथ की आवाज़ आ रही है। तो मैं हमेशा सोचता था कि शिवू हमको वैसा क्यों नहीं ट्रीट करते, या वैसा क्यों नहीं कराते। तो मुझे बाद में जाके मालूम पड़ा कि जो फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि हमारा जो एशियन कल्चर है, जो इंडिया में, चाइना में, बाकी एशियन कंट्रीज़ में, हम लोग जब टीचर्स लोग जब बच्चे पर हाथ उठाते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब कहीं गुस्से से या कुछ रेज से नहीं, सिर्फ एक बोलते ना, टैप कर दिया, बोलते हे अच्छे से कर, अरे भाई अच्छे से कर, अरे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको वापस रीअलाइन और फोकस कराने के लिए। तो वो फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ वो आइडियोलॉजी बैठता नहीं बैठता, तो इसलिए वो थोड़ा सा दूर में रहते थे। तो मैंने एक कोस्टा रिका का मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी चाइनीज़ बहुत अच्छी थी, वो चाइना में लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने बोला मेरे को एक लेटर लिखना है चाइनीज़ में शिफू को। तो उसने बोला क्या लिखना है, तो मैंने उसको इंग्लिश में बताया कि मुझे ये लिखना है। मैंने मेरे एक्सप्रेस किया उसको कि सर को, मैंने शिफू को मैंने बोला कि शिफू प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे आप मॉन्क्स को ट्रीट करते हो वैसे ही मुझे भी ट्रीट करें, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और आप मुझे अगर गाइड करेंगे या वैसे सेम ट्रीट करेंगे तो मैं जानता हूँ कि मैं और बेटर हो सकता हूँ। और आपने तो मुझे देखा है कि मेरा लेग का थेरेपी हो के मैं अभी 8-9 मंथ्स हो गए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने वो लेटर शिफू को दिया, अगले दिन जाके तो शिफू देख के स्माइल किया, फिर ऐसे टैप किया मेरे को, बोला चलो जा ट्रेनिंग कर। तो ये एक अच्छा इंसिडेंट था। तो आई थिंक शिफू ने देखा कि मेरे में वो एक स्पिरिट थी लर्न करने की, क्योंकि मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि एक स्टूडेंट को उतना ही भूखा और प्यासा रहना पड़ता है जितना टीचर को एक लगाव रहता है, एक पैशन रहता है सिखाने का, उतना ही स्टूडेंट को भी इक्वली मिलना पड़ता है। हर्ष, एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने भी देखा और आपने भी देखा है कि जो चीन है, उनके जो चाहे ओलंपिक हों चाहे एशियाड हों, मतलब मेडल्स का भरमार, मतलब, और लगभग पिछली बार तो उन्होंने जो यूएस को भी पीछे छोड़ दिया। तो आपको कहीं लगता है कि चाइनीज़ जो लोग हैं उनका फोकस या किसी चीज़ के अगर पीछे पड़ जाते हैं तो वो किस ढंग से करते हैं? क्या बाकी, जैसे आपने बताया फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो उनमें वो उतना फायर नहीं है, क्या है? क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स में से सिर्फ आप ही अकेले गए जिन्होंने उनके वाले में आप जाके ज्वाइन हुए, बाकी लोग मतलब 1 वीक, 1 महीना, 6 महीने के आके करके चले जाते हैं। कुछ बताएंगे लोगों को कि चाइनीज़ लोगों का क्या इथोस है? सर चाइनीज़ जो मंक हमारे जो है, जो मेरे सीनियर ब्रदर्स हैं, जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में थे वॉरियर मंक्स, उनका माइंडसेट तो डेफिनेटली एज अ बोलते शाओलिन वॉरियर मंक, जैसे लोगों ने पिक्चर में देखा है, जैसे लोग डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं, वैसा एग्जैक्टली माइंडसेट रहता है जो एकदम हार्ड रहता है। तो मेरे शिफू हमेशा मुझे एक कोट बोलते थे कि एंगर ऑन फेस बट पीस इन योर हार्ट। एंगर ऑन फेस एंड पीस ऑन हार्ट। ये बीच बीच में कहीं कहीं कुछ इतनी बड़ी बात बोल के जाते हैं, वो आपको पकड़ना है। एंगर ऑन फेस, पीस इन द हार्ट।
Yes, sir. या तो वो हमेशा उनके पर्सोना में, उनकी पर्सनालिटी में दिखता था। और अपार्ट फ्रॉम द नॉन मॉन्क्स जो चाइनीज़ रहते थे, तो चाइना का जो नेशनल स्पोर्ट है वो वुशु है। वुशु। वुशु इज़ बेसिकली कुंग-फू, इट्स मॉडर्न कुंग-फू, जिसमें परफॉर्मेंस के वक्त आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपकी ग्रेसफुलनेस के लिए, आपके एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जंप्स के लिए, आपके एक्रोबैटिक मूव्स के लिए। तो सब बच्चों को मैंडेटरी रहता है वुशु प्रैक्टिस करना, मैंडेटरी। मैंडेटरी रहता है। हमारे देश में हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और आपको पता है कि आज के दिन हॉकी सिर्फ पंजाब या झारखंड या उड़ीसा या छोटे मोटे कहीं कहीं जगह पे है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल है। ये एक हमें फोर्स करता है सोचने के लिए कि जब हमारा राष्ट्रीय खेल वो है, तो कम से कम हर स्कूल में कम से कम एक टीम तो हॉकी की होनी चाहिए। जैसा इन्होंने बताया कि चाइनीज़ लोगों का जो राष्ट्रीय खेल है वो वुशु है, और हर बच्चा चाहे किसी भी लेवल पे हो, लेकिन एक बार तो उसको खेलना पड़ता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको करना पड़ता है, सबको प्रैक्टिस करना पड़ता है वुशु। जैसे अमेरिका में जिम्नास्टिक्स पर ज़्यादा जोर देते हैं वो लोग, तो वहाँ पर जा आई थिंक हाई स्कूल में, जूनियर हाई के बाद आके सब लोग को जिम्नास्टिक्स बोलते परस्यू करने का। Yes. तो हर्ष, ये आपने बताया कि चाइनीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और मतलब स्पोर्टी भी हैं, और अपने जिस काम में लगते हैं मतलब हार्ड वर्क, बहुत मैसिव हार्ड वर्क है। तो जब आपके शिफू ने आपको फॉरेन स्टूडेंट से निकाल के जो वॉरियर्स थे उनके साथ आपको किया, तो डेफिनेटली मतलब आपको लग रहा होगा कि लाइक क्या अलग ही फीलिंग होता ना, कि मतलब कि आप उस टारगेट के बिल्कुल नज़दीक, कहते हैं ना कि जो एक सपना होता है, उस सपने में आपने भगवान को याद किया और फिर आप भगवान के बाजू में खड़े हैं। सर एक्चुअली जब मेरा जैसे ही 1.5 ईयर ख़त्म हो गया था, मेरे सेविंग्स ख़त्म हो गए थे। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे थोड़ा बहुत जो भी हेल्प कर सके वो लोग उनके कैपेसिटी में, उन्होंने बोला था कि अभी इतना ही है, इतना ही होगा, उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक जॉब लेके काम करके पैसा कमाना, खुद के लिए जीना पड़ेगा। 21 ईयर के ऊपर हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने टेंपल में कहा कि मेरे सेविंग्स ख़त्म हो गए और मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम जब मेरे सेविंग्स वापस करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन वो 1.5 ईयर सर मेरा इतना अच्छा हो गया था रिलेशनशिप वो लोग के साथ। उन्होंने देखा कि ये एक हीलिंग प्रोसेस से डिसेंट प्रैक्टिस करते हुए, और इंटरेस्ट सिर्फ कुंग-फू में नहीं, इंटरेस्ट लैंग्वेज में, क्योंकि जब मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया सर कि नहीं मेरे को यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना है, जब मैंने आपको कहा था तभी मैंने अपने आप को मैंडरिन में ट्रेन करना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैंडरिन बोलते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी इन्होंने, और चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे हार्ड लैंग्वेज है, सबसे हार्ड लैंग्वेज वो आपने सीख ली। सो जैसे कि एक लैंग्वेज जो खुद के बल पे सीखना बहुत ही कठिन होता है, तो मैंने खुद की बुक्स खरीदे, खुद के एप्लीकेशंस, पॉडकास्ट डाउनलोड किए, और मैं सर इतना क्यूरियस रहता था कि मैं अपने फ़ोन को लेके हर जगह जाता था और मैं उनको बोलता था कि थोड़ा अब बोलिए क्या बोल रहे, ताकि वो वॉइस से ट्रांसलेट होकर मेरे पास टेक्स्ट में आए। तो इसी वक्त से क्यूरियोसिटी से मैं एक लैंग्वेज सीखा हूँ, और उन्होंने मुझे मेरा वो प्रोग्रेस भी देखा। प्रोग्रेस देखने के बाद तो मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी सीखने लग गया, मेडिसिन भी थोड़ा सीखने लग गया। तो ये 1.5 ईयर में बहुत इंटेंसली पढ़ा, और ये उनको आई थिंक मेरा डेडिकेशन पसंद आया। तो जिस वक्त मैंने उनको कहा कि मेरा वक्त आ गया, मेरे सेविंग्स ख़त्म हो गए, कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, तो उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग करी, और 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी। तो मेरा लास्ट डे था उस दिन, तो सेकेंड लास्ट डे था, और अगले दिन मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट थी जहाँ पे मैं बीजिंग जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, जो मेन एबिट है जो शी योंगशिन फाशर, जो एबिट होते, जो हेड ऑफ द टेम्पल होते हैं, हाँ जी सर, तो उनके वहाँ पे मैं गया मीटिंग के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने बोला, उन्होंने जिक्र किया मुझसे कि आप जा रहे हो इतना, चाइनीज़ में हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ कि आप जा रहे हो इतना अच्छा मेहनत कि आपका अच्छा प्रोग्रेस है, तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देते कि हम आपको एज अ वॉरियर मॉन्क अडॉप्ट कर लेते हैं, कि आप आपकी ड्यूटीज़ लो। हमारे जो वॉरियर मॉन्क की जो हमारे बेसिक ड्यूटीज़ रहते हैं, जैसे कि हर एक स्ट्रक्चर, हमारा टेम्पल में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें उसका क्लीनिंग, उसका हिस्ट्री, और ट्रेनिंग हॉल का, हमारे जो डॉर्मेट्रीज़ का, तो काफ़ी अलग अलग ड्यूटीज़ है। जैसे कुंग-फू शोज़ करते थे, तो बोला जो बेसिक ड्यूटीज़ है वॉरियर मॉन्क की, आप उसका हिस्सा बन जाओ। आप हमारे जो ओथ और वाउज़ है, जो हम कस्में लेते हैं इसका पालन करने की, तो वो करिए, और आप फीस मत दो, और इसी वक्त आप सीख भी जाओगे, एक टेम्पल को एक एसेट हो जाएगा आप, और आप ट्रांसलेशन आपका मेन जॉब रहेगा। तो उसी वक्त मैं बहुत खुश भी हो गया, और मैं थोड़ा
बहुत ही खुश हो गया, लेकिन मैं शॉक भी हो गया कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी जा रही थी अचानक। तो आई थिंक उसके बाद मैं अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स के जो टीचर है शिफू मेरे जो थे, उनके पास भागा। मैं उनको पूछा कि सर शिफू आपने सुना? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है, मेरे से भी डिस्कस हुआ। और मैं इतना खुश हो गया सर कि मेरा एक मकसद था कि मैं वो वॉरियर मॉन्क्स के आजू बाजू में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था कि कभी मेरे को एक मौका मिले उनके साथ ट्रेनिंग करने का, तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। तो जो ही आप बाकी विदेशी जो स्टूडेंट्स थे उनके बाद में आप जो मैन जो ओरिजिनल जो कहते हैं ना सबसे टॉप जो वॉरियर्स जो जिनको आप शोलिन मॉन्क वॉरियर करते हैं उनके साथ आ गए आप। और वो जो ट्रेनिंग थी उसके बारे में आप एक बार लोगों को बताइए कि कितने घंटे फिजिकल, मेंटल और लाइक स्पिरिचुअल क्या क्या लेवल रहता है, ताकि जो सुनने वाला देश का बच्चा है उसको एक थोड़ा सा एक झांकी सी मिले, एक ग्लिम्प्स मिले कि अगर उसको भी बनना है आपकी तरह तो उसको खुद के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो हमारा यूजुअल रूटीन जो होता था, हम 4:15 सुबह में उठ जाते थे। उसके बाद हमें प्रेयर्स होते थे जहाँ पर हम हमारी रिसाइट करते थे, हमारी जो प्रेयर्स जो हमारे चांट्स रहते थे, चांटिंग करते थे, जो हमारे सूत्रास रहते थे वो पढ़ते थे। जैसे हम हमारे मंदिर में जैसे भजन पढ़ते या कुछ भगवान की किताबें पढ़ते, भगवत गीता या शिव पुराण, विष्णु पुराण जो भी हम पढ़ते, तो वैसे ही वहाँ पर ही बुद्धिज़्म के हमारे वहाँ पर रिसाइटेशन होते थे। उसके बाद 45 मिनट्स के बाद हमारा माउंटेन रन होता था जो 30 मिनट्स का होता था। तो हम लोग को अबाउट 12 to 15 किलोमीटर्स मैंडेटोरीली एवरी डे मॉर्निंग में रन करना है। तो रन करने के बाद फिर आने का था मेस में हमारे, जहाँ पे सब वॉरियर मॉन्क्स और स्कॉलर मॉन्क्स सब साथ में बैठ के खाते। तो हर एक वॉरियर मॉन्क, हमारे 3 वॉरियर मॉन्क्स के ग्रुप हैं जिसकी हर एक अलग अलग ड्यूटी रहती है। तो एक दिन मेस में जो हमारे शाओलिन टेम्पल की जो मेस में ड्यूटी होती है खाने की, जैसे क्लीन करना है, सर्व करना है, ताकि पहले बड़े लोग खाएंगे फिर हम खाएंगे। जैसे कि जो कोई ओथ या सेरेमनी, कुछ ट्रेडिशंस रहा, फेस्टिविटीज़ रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों को रहना पड़ेगा। फिर ट्रेनिंग हॉल का ध्यान रखना है, जो प्रेयर हॉल है उसका अलग ध्यान रखना है। तो अलग अलग वॉरियर मॉन्क्स की ड्यूटीज़ होती थी। तो ड्यूटीज़ के बाद फिर वही हमारा ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद सेकेंड ट्रेनिंग सेशन होता था अराउंड 3 आवर्स का। 3 आवर्स में हम जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी की होती है, जो किक्स, पंचेस, हमारा जो फिस्ट फॉर्म्स रहता है, तो ये अलग अलग ट्रेनिंग हम लोग को कराते थे। उसके बाद फिर से हम जाते थे मेस में, थोड़ा रेस्ट करके मेस में जाओ, लंच के लिए तैयार हो जाते थे अराउंड से 11:45, 12 o'clock लंच हो जाता था एंड मेस क्लीन करके थोड़ा रेस्ट होता था। उस वक्त मैं रेस्ट नहीं करता था, उस वक्त मैं सर मेरी चाइनीज़ की पढ़ाई करता था ताकि मैं और बेटर हूँ, मेरा लैंग्वेज बेटर हो। तो बाकी सब लोग को रेस्ट मिलता था क्योंकि सुबह 4 बजे से उठे तो थोड़ा सा आधा पौने घंटे का नैप भी मिल जाता था। उसके बाद हमारी मेडिसिन क्लास होते थे और फिर उसके मेडिसिन क्लास के बाद हमारा 4th ट्रेनिंग सेशन होता था। 4th ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि मेडिसिन क्लास इज द 3rd ट्रेनिंग सेशन। 4th ट्रेनिंग सेशन इज अ फिजिकल ट्रेनिंग सेशन जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, भले ही वो आप माउंटेन पे जाके ट्रेनिंग करो, भले ही आप एक्रोबैटिक ट्रेनिंग करो, भले ही आप वेपन ट्रेनिंग करो या एनिमल स्टाइल ट्रेनिंग करो, तो वो हमारा होता था। उसके बाद हमारा डिनर होता था। कभी कभार डिनर के पहले हमारा मेडिटेशन होता था, प्रैक्टिस 1.5 आवर के लिए, या कभी कभार डिनर के बाद एक 1 आवर सेल्फ पीरियड होता है, जो बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी पीरियड। हम लोग को सोने के पहले 1 घंटा सेल्फ स्टडी पीरियड मिलता था। तो मेरा पूरा डे का रूटीन सर 10 आवर्स का रहता था एज अ वॉरियर मॉन्क। फिर एज वॉरियर मॉन्क ड्यूटीज़ हमारी थी कहीं भी इनसाइड चाइना या इन एशिया या आउटसाइड अब्रॉड इंटरनेशनली हम लोग ट्रैवल करते थे कुंफू शोज़ के लिए और शाओलिन कल्चर को स्प्रेड करने के लिए। हमको महीने में 1 दिन रेस्ट मिलता था, जिस दिन हम लोग जो एक छोटा सा शहर है डनफंग सिटी करके नाम है, वहाँ पे हम जाते थे। या तो कभी कभार लोग मसाज लेने जाने, डीप टिश्यू मसाज लेने, या कोई कपिंग थेरेपी होती है, कपिंग थेरेपी, या बाथ हाउस में चले जाते थे। मेरा जो मनोरंजन सर होता था, मुझे वेपन्स, जैसे आप देख रहे हैं सर, मुझे वेपन्स का बहुत शौक है, तो मैं वेपन शॉपिंग जाता था, या तो कुंफू की ट्रेनिंग क्लोथ्स की शॉपिंग जाता था। मेरा और एक एंटरटेनमेंट होता था, मेरे को डिफरेंट कुंफू स्कूल्स में जाके देखने का बहुत अच्छा लगता था कि बच्चे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, दूसरे टीचर्स कैसे सिखाते हैं। तो कभी कभार उन्होंने देख लिया कि अरे कोई फॉरेनर, मतलब जो नॉन चाइनीज़ आ गया, तो उन लोग कभी कभार अपने में ही बात करते, फिर सडनली मैं बीच में कुछ चाइनीज़ में बोलता हूँ तो उनको वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इसने कैसे बात कर लिया है। तो फिर उन लोग मिलजुल जाते हमारे साथ, फिर उन लोग तो फ्रेंडली हो जाते, अपना मानने लगते। तो आई थिंक सर टेम्पल को मेरा यही एक आपका बिहेवियर, आपका नेचर और जो आपके अंदर एक क्वालिटी है सामंजस्यता की, इंक्लूसिवनेस,
ये उन लोगों को पसंद आया कि ये बंदा है बाहर का लेकिन ये बिल्कुल फोकस्ड है। वॉरियर क्वालिटी तो इसमें है ही है, साथ में इसमें वो वाली क्वालिटी है इंक्लूसिवनेस की, जो बहुत कम लोगों में होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में अच्छी अच्छी क्वालिटी होती हैं, लेकिन जब उनको ग्रुप में छोड़ा जाए तो वो लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। और लकीली आपके अंदर वो क्वालिटी थी, वो उनको पसंद आई और आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर जो ये टाइटल आपको शाओलिन मॉन्क वॉरियर, ये टाइटल कब मिला आपको? सर ये टाइटल मुझे तभी मिला जब मैं जा रहा था टेंपल छोड़ के, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अडॉप्ट करेंगे तो मुझे शाओलिन वॉरियर मॉन्क के ड्यूटीज़ और ओथ्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये हो गया था अराउंड 2016 जून जुलाई के वक्त हुआ था, और हमारा अगस्त में एक बड़ा शो था, इनसाइड चाइना ही था, तो उसके लिए मुझे उन लोग बाहर भेज रहे थे। तो वो मेरा फर्स्ट शो था, और मेरे को याद है सर, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट शो के लिए वहाँ पर पहुँचा, इतना क्राउड देखा मैंने, अराउंड 5000 to 10,000 पीपल होंगे, और आउटडोर शो था, जैसे ओपन, जैसे यहाँ पर MMRDA में या जियो गार्डन कैसे बड़े शोज़ होते वैसे ही वैसा शो था। और मैं बैक स्टेज पे था और मैं बहुत नर्वस हो गया था कि यार मैं इतनी भीड़ में, और एक आखिरी एक ही नॉन चाइनीज़ लड़का है टीम में, और फिर मेरा इंट्रोडक्शन भी उन लोग ऐसे देते थे कि मुझे थोड़ा सा शाय भी फील होता था, एक अच्छा भी फील होता था, गर्व होता था कि हाँ मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे एक सीनियर मॉन्क ब्रदर है जो अभी शाओलिन टेम्पल कनाडा के ब्रांच को संभालते हैं, यंदी। तो मैंने उनको पूछा कि उन्होंने देखा कि मैं बहुत टेंशन में था, नर्वस था, मतलब फर्स्ट शो था, तो उन्होंने बोला देख इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुझे सिर्फ वही करना है जो तू ट्रेनिंग हॉल में करता है, और कुछ नहीं होगा मुझे, और कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। ऐसे कुछ बोलते ना कि ज़्यादा इमोशनल, इतना हैवी कुछ ऐसे, मतलब बोलते ना बेसिक चीज़ बोली, जो तू ट्रेनिंग हॉल में करते है वही कर। तो सर जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मेरा फर्स्ट शो था, मेरे को अभी भी याद है, मुझे ये आपसे शेयर करते क्योंकि आपने हिंदुस्तान को सर्व किया है, आप इंडियन आर्मी से है, तो आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आप देश की रक्षा कर रहे हैं, आप देश को उस मुकाम पर पहुंचा रहे कि लोग आखिर में लोग अच्छे से सोच सकते कि पता है हमारे जो बॉर्डर पर है लोग हैं, मतलब जो ध्यान रख रहे हैं। तो वैसे ही सर मुझे एक प्राउड फीलिंग ये होती थी कि मैं ओनली इंडियन हूँ जो कर रहा हूँ ये शो, लेकिन मैं तभी इमेजिन करता था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बैठे हैं, हमारे जो इंडिया की जो फौज वाले हैं वो बैठे हैं, तो ऐसे लगता था कि मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, मैं इंडिया को उस मुकाम पर पहुँचा रहा हूँ, ताकि वो शाओलिन कल्चर मालूम पड़े लोगों को कि ये एक इंडियन कल्चर है और एक इंडियन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं हमेशा वो एक विजुअलाइजेशन से हमेशा मैं शोज़ किया। मैंने पढ़ा कि आप फिर जो जैकी चैन है, जो हॉलीवुड में एक बहुत फेमस एक्टर हैं, आप उसकी जो स्टंट टीम है उसके साथ, मतलब उन लोगों को भी आपने ये सिखाया, और इसके बारे में बताइए। बहुत ही ये सुनने वाले जो मूवी बफ हैं, हॉलीवुड वाले हैं, जो जैकी चैन जो स्टंट करते हैं, उनकी जो टीम है उनको भाई ने ट्रेन किया है, उन लोगों के साथ ट्रेन किया है, उनको सिखाया भी है, उनसे सीखा भी है, वो बताइए आप। तो सर हुआ ये था कि 2017 में शाओलिन टेम्पल कल्चर का एक 4th पिलर ऐड किया जा रहा था, उसका नाम है ज़ेन आर्चरी, धनुर्वेदा जो सर। तो आर्चरी के लिए हम लोग को ग्वांगझो भेज रहे थे 4 मंथ्स के लिए, इंटेंस 10 आवर्स ऑफ डे ट्रेनिंग के लिए। तो उस वक्त मैं गया ट्रेनिंग करने, मैं ज़्यादा खुश भी नहीं था क्योंकि समर का वक्त था, समर में हम लोग एक्रोबैटिक ट्रेनिंग बहुत करते हैं। तो जैसे ही भेजा गया, क्योंकि आउट ऑफ 120 वॉरियर मॉन्क्स 8 वॉरियर मॉन्क्स को सिलेक्ट किया गया, और उसमें से 8 में से मैं एक था। तो हम लोग जैसे ही ग्वांगझो पहुँचे, अच्छा सा था फैसिलिटी हमारा ट्रेनिंग सेंटर का, और एवरी डे हमारा 10 आवर्स ट्रेनिंग होता था। और वहाँ पर मैंने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स भी देखे साउथ ऑफ चाइना में। तो नॉर्थ का स्टाइल अलग रहता है और साउथ का स्टाइल अलग रहता है। तो मैं मेरे शिफू से पूछा एक दिन, वीचैट में बात करके, मैंने शिफू मैं डिफरेंट स्टाइल मार्शल आर्ट नोटिस किया हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिस करूँ। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली सीखना चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरी पहली एक रिजिड मेंटालिटी थी सर कि नहीं मैं शाओलिन ही करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा अपने बोलते हैं ना वो शेल को ब्रेक करके बाहर आके मैंने सोचा कि नहीं मेरे को डिफरेंट मार्शल आर्ट भी करना है, क्योंकि इसका जो टेक्निक स्टाइल अलग है, लेकिन टेक्निक जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है, जो कोर टेक्निक, कोर एलिमेंट जो होता है वो बहुत सिमिलर है। तो अगर मैं इसको ध्यान दूंगा तो मैं डिफरेंट स्टाइल सीख पाऊंगा। तो मैं ब्रूस ली को बहुत मानता हूँ, मास्टर ब्रूस ली मतलब सबके गुरु है, भारत के ब्रूस ली आप है। तो ब्रूस ली का एक कोट याद आया कि ऑब्जर्व व्हाट इज यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट्स नॉट एंड हैव यूनिकली योर ओन। तो ये कोट मेरे मन में सेट हो गया सर। तो मैं डिफरेंट स्टाइल सीखने लग गया, आर्चरी भी ट्रेनिंग अच्छी होने लग गई।
तो एक दिन मैं बैठा, मैं इतना सब सीख रहा हूँ, मैं इतना सीख रहा हूँ, शाओलिन का फिलॉसफी, मेडिसिन, कुंग फू, आर्चरी, साउथ स्टाइल मार्शल आर्ट। तो ये सब सीख के मैं क्या हासिल करूँ, कि इसका अंत में क्या उपयुक्त होने वाला है, इसका क्या उपयोग होने वाला है, इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है, इससे मैं किसके लिए क्या लाभ कर सकता हूँ। तो उसी वक्त मैंने मेरे शीफू से वापस पूछा कि शीफू मैं क्या करूँ, मैं सीख रहा हूँ इतना, लेकिन मैं क्यों सीख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं क्यों सीख रहा हूँ। तो शीफू बोले वो जवाब मैं नहीं दे सकता, वो तेरे जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तभी सर मैं मैं भगवत गीता पढ़ने लग गया एक्चुअली, सॉरी भगवत गीता नहीं, मैं भगवत गीता भी पढ़ने लग गया और मैं महाभारत की वीडियोस देखने लग गया, जो रामानंद सागर का महाभारत का वीडियोस है ना, तो मैं वो देखने लग गया। तो उसमें अर्जुना के, एकलव्य के, दुर्योधन की कहानियों को मैं काफ़ी गौर करने लग गया। तो मैंने सोचा कि वो लोग तो ऑब्वियसली युद्ध के लिए कर रहे थे, कुछ किसी की तैयारी के लिए कर रहे थे, तो मेरी आखिर में तैयारी क्या है, मेरा क्या पर्पस है। तो वो मेरा आंसर मिला। और फिर मैंने शीफू से डिस्कस किया कि शीफू मैं चाहता हूँ कि मैं और बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में जाऊँ और मार्शल आर्ट सीखूँ। तो शीफू अग्री किए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं। तब मैंने प्लान किया था मैं साउथ कोरिया जाऊँगा, साउथ कोरिया टाइक्वांडो, एक्सट्रीम टाइक्वांडो ट्रेनिंग करने के लिए। तो जिस दिन मैं लास्ट शो कर आया मैं, तो उस वक्त मैं जैकी चैन स्टंटी मेंबर से बम्प हुआ, जो टूरिस्ट विजिट करने आए थे टेम्पल में। तो मैंने वो लोग के वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जो अभी उनकी फेमस खुद का टीम है, उनकी टीम का नाम है मार्शल क्लब। उसमें 3 मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मार्शल आर्ट ब्रदर्स हैं, एंडी ली, ब्रायन ली एंड डैनियल मा। तो ये तीनों मुझे मिले और मैंने बोला कि यार मैंने आप लोग को देखा हूँ वीडियोस पे, यूट्यूब पे। तो बोले कि आप मॉन्क हो। मैं बोला हाँ, मैं एक इंडियन मॉन्क हूँ, मैं अभी जस्ट शो कर आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते कि आप कुछ शेयर करें आपकी जर्नी के बारे में। तो हम बात करने लगे, मैं उनको दिखाने लगे, मैं उनको वो जगह लेकर गया टेम्पल की जहाँ पे टूरिस्ट लोगों को अलाउड ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे को एक्सेस था। तो मैं उनसे एक्सप्रेस कर रहा था कि मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ। और ताजुब की बात ये होगी सर के वो लोग साउथ कोरिया से जस्ट आए थे टाइक्वांडो करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक काम कर, तो हमारे साथ अमेरिका ही क्यों नहीं आता है, साथ में आ जाए, बाद में आ जाए। हम लोग ब्लीडिंग स्टील करके एक मूवी है, उसका रिहर्सल करने वाले, हमारा खुद का भी ट्रेनिंग चलते रहता है। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है कि जैकी चैन स्टंटी मेंबर्स वाले मुझे इनवाइट करें साथ में करने की। मैं उनसे शाओलिन फिलॉसफी भी शेयर कर लूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है 5 इयर्स के, और उनसे भी सीख लूँगा। क्योंकि हर एक जैकी चैन स्टंटी मेंबर्स का एक कोर फाउंडेशन है मार्शल आर्ट्स में, भले ही वो वुशु हो, भले ही वो टाइक्वांडो हो, या ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट कैपोएरा हो, सबका एक फाउंडेशन है। सब लोग ने अपने 5 to 10 ईयर्स दिए हैं डेफिनेटली। उसी वक्त सर मैं 2018 एंड 19 में मैं अमेरिका चला गया सर, लॉस एंजलिस। वहाँ पे मैं उनके साथ ट्रेनिंग करने लग गया और पार्ट टाइम जॉब भी करता था एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में, ताकि मैं अपना रेंट पे कर सकूँ। और अपॉर्चुनिटी सर काफ़ी रही है। मैं इतना वर्ल्ड ट्रैवल किया हूँ ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, लेकिन सर इन दी एंड मुझे हमेशा मेरा कॉलिंग हिंदुस्तान ही रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने देश में कुछ नहीं करूँगा। मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि मैं हमारे देश में ही कुछ करूँगा। मुझे कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आया कि मैं अब्रॉड में कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे जो पुरस्कार मिला एज अ फर्स्ट इंडियन शाओलिन वॉरियर मॉन्क अडॉप्ट किया, तो मैं चाहता था कि ये जो मेरी जो, जैसे मैंने बोला था, पर्पस फाइंड आउट करने के लिए, कि मैं ये हमारी स्किल सेट को लेके एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचाऊं, एक अवेयरनेस क्रिएट करूं। ये कैसे स्टार्ट हुआ जो आपने शाओलिन मॉन्क वॉरियर एकेडमी आपने खोली है बॉम्बे में? ये और आंटी का, अंकल, घर वालों का जो रिएक्शन था, इसके बारे में बताइए आप। तो सर हमेशा फैमिली का तो प्रेशर सबको ही रहता है कि कभी आप सेटल होएंगे, कभी कमाएंगे, कभी आप अपने घर बसाएंगे, कभी अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब तो सवाल आते रहते हैं। लेकिन सर जब जैसे आप किसी को अपना एक पर्पस मिलता है, जब आपको आपकी मंजिल जो बोलते हैं, एक मुकाम पर पहुंचना है, जो आप चीज़ आपके लिए कर रहे हैं, वो एक साफ नज़र आती है ना एक बार आपको, तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। भले ही वो आपके माँ बाप हो, भले ही वो आपके कोई भी परिवार या जो आपसे प्यार करते हैं, बिना उनको किसी को उनको डिसरिस्पेक्ट करके, उनका अपमान ना करके, तो उनको रिस्पेक्ट करके आप आगे बढ़िए, मेरा यही मानना है। तो मैं मेरे एक्शंस के थ्रू मेरे फैमिली को खुश करता हूँ सर, मेरा यही मानना है। क्योंकि हम ऐसी एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर रिजल्ट ही सबसे मायने रखता है, लेकिन कोई एफर्ट्स की तरफ देखता नहीं है। और शाओलिन में हम सर वॉरियर मेंटालिटी की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, जिससे आप माइंड और बॉडी को इक्वली और पैरेलली ट्रेन करते हैं। तो
शाओलिन का जो प्रिंसिपल्स है, जो 3 प्रिंसिपल्स बोले हैं मैंने, वो ज़ेन फिलॉसफी जो है वो आपका मेंटल ट्रेनिंग आता है। वो हम कुछ रिलीजन प्रीच नहीं कर रहे, इट इज़ प्योरली योर मेंटल ट्रेनिंग। और कुंफू इज़ मेंटल एंड फिजिकल। जैसे आपने कहा विजुअलाइजेशन, तो शाओलिन कुंफू में सिर्फ लोगों से कहना चाहता हूँ कि शाओलिन का जो ट्रेनिंग रहता है, जो ऑथेंटिसिटी जो ट्रेनिंग में रहती है, वो आपकी ब्रेथ रहती है, आपकी साहस की, आपकी प्राण की शक्ति, आपका विजुअलाइजेशन, जो आपका फोकस रहता है उस समय, उस वक्त आप किस दिशा में देख रहे हैं अपने आप को, आपके मूवमेंट्स को, और आपका फिजिकल ट्रेनिंग, ये 3 का जो संबंध रहता है, मिलाप रहता है, यही शाओलिन का रियल अचीवमेंट मेथड रहता है। 2020 जनवरी में मैं इंडिया आया, मैं हिंदुस्तान आया, और 2 महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया था। तो उसी वक्त मुझे काफ़ी समय मिला प्लान करने का कि मैं किस तरह ये कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। जैसे ही हर एक कंट्री में एक कल्चरल ब्रांच रहता है, एक ऑफिशियल शाओलिन टेम्पल का स्कूल रहता है, इंडिया का जो कल्चरल सेंटर है, जो मैं चारों प्रिंसिपल्स सिखाता हूँ मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल का नाम है शाओलिन टेम्पल वॉरियर मॉन्क अकेडमी। और इस तरह हम मुंबई में, जुहू में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे लोग का मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग इवॉल्व हो और बेटर हो। दोस्तों, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश में बिल्कुल एक जोशीला लड़का, बिल्कुल यंग आदमी, और जिसके लिए देश सबसे ऊपर है, वो वापस आया है सब कुछ सीख के, और वो वाला टाइटल लेके जो दुनिया के बड़े बड़े जो गुरु हैं इस आर्ट के, सिर्फ एक सपने के साथ कि जो ये आर्ट इस देश से शुरू हुई थी और आज लुप्त हो गई है, उसको वापस जिंदा करना है। इस देश में इस आदमी को कम से कम 500-800 चाइना जितने शाओलिन वॉरियर मॉन्क खड़े करने हैं। आपके पास मौका है, सबके पास, जिनको भी शौक है वो इनकी एकेडमी में आ सकता है। और अगर आपको लगता है कि क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हर्ष ने हमें ऑनर किया इन ए वे कि ये हमारे साथ फिटिस्तान के साथ एक बेसिक बिगिनर्स जो शाओलिन आर्ट का जो मार्शल आर्ट है, इसका एक करिकुलम वो यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए डालेंगे, 5 या 6 क्लासेस। अगर आप उसको पूरे देश में सारे बच्चों के साथ, सारे पेरेंट्स के साथ बांटिएगा, जिन बच्चों को लगता है कि उनमें इस चीज़ का शौक है, या जिनमें ये तमन्ना है कि वो इनके जो दिखाए हुए रास्ते पे चल सकते हैं, उतने डिसिप्लिन रह सकते हैं, इतने मेंटली वो टफ बनना चाहते हैं और वापस सोसाइटी को देना चाहते हैं, वो सारे बच्चे इनके एकेडमी में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, और पूरे देश के बच्चों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज हमारे पास सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड आदमी, जैकी चैन की टीम को जिसने ट्रेन किया है, जो ओरिजिनल शाओलिन जो टेम्पल है चाइना में, वहाँ के जो वॉरियर मॉन्क है उनमें से एक, और हिंदुस्तान में सिर्फ 3 हैं, और सबसे यंग आदमी ये हैं। एकेडमी यहीं पे है, इसी देश में है। पूरा टाइम भाई आपके ऊपर लगाने को तैयार हैं, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। आई एम द ऑनर्ड। और मैं आपका जो मैसेज है, मेरा तो एक सपना है हर्ष कि मैं फिटिस्तान से आपकी ये जो आवाज़ है ये हिंदुस्तान के गांव-गांव हर जगह पहुंचाऊं। जो बच्चे किसी वजह से, चाहे आर्थिक स्थिति हो या किसी वजह से अगर नहीं आ पाएँ, तो भी वो आपकी सिखाई हुई कुछ चीज़ें अगर YouTube के माध्यम से भी सीखें, तो साथ में जो आपके आदर्श हैं, जो आपने जो इंस्पायर किया है, जो आपका एक सपना है, वो आपकी जो आवाज़ है, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपका एक ड्रीम है कि इस देश में वो आर्ट वापस जिंदा हो जाए, वी विल फील सो हैप्पी और ऑनर्ड कि हम आपके साथ जो आप कड़ी जोड़ रहे हो उसमें एक कड़ी हम बन रहे हैं। हर्ष, मैं आपसे, पूरे देश से कुछ लोगों ने सवाल भेजे मेरे पास, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहला सवाल है बनारस से अजय हैं। उनका सवाल है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे दुखी क्षण कौन सा था और उससे ओवरकम आपने कैसे किया? तो बताइए इनको। मेरी ज़िंदगी का मुश्किल और सबसे दुखी समय उस वक्त था जिस दिन मेरे फैमिली ने मुझे बोला था कि वो जो वॉरियर मॉन्क का टाइटल मुझे दिया जा रहा था वो नहीं लेने के लिए, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, लाइफ टाइम इन वन अपॉर्चुनिटी होती है जो किसी को दी जाती है, और मैं पहला ही था और पहला हिंदुस्तानी ही था जिसको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी। तो जब मैंने ये एक्सप्रेस किया मेरे पेरेंट्स से, तो
वो काफ़ी सैड हो गए थे क्योंकि सबके उनके दिमाग में ये आया था कि शादी के बारे में, सेटल के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में। तो तभी मैं काफ़ी दुख हो गया था और फिर थोड़ा सा घर में ड्रामा होके मुझे एक बड़ा स्टेप लेना पड़ा कि मैं वापस चला गया टेंपल। तो वो एक सैड था क्योंकि जब हम गुड बाय बोलते हैं हमारे मम्मी पापा को कहीं जाने के लिए, तो वो एक गुड बाय अच्छा वाला गुड बाय नहीं था, तो सब मेरे लिए वो सबसे आई कैन अंडरस्टैंड किस फीलिंग के थ्रू आप गए होंगे। अगला सवाल है गंगानगर से निशांत का कि शाओलिन मॉन्क वॉरियर बनने के लिए क्या कोई उम्र की सीमा है? सर मॉन्क्स आप बन सकते हैं 18 साल की उम्र के बाद। वॉरियर मॉन्क कोई भी नहीं बन सकते हैं। शाओलिन टेम्पल में 2 टाइप के मॉन्क्स होते हैं, एक वॉरियर मॉन्क होते हैं, एक स्कॉलर मॉन्क रहते हैं। स्कॉलर मॉन्क वही रहते हैं जो वॉरियर मॉन्क की ड्यूटीज़ निभा के एक एज के बाद वो एक स्कॉलर मॉन्क बन सकते हैं जो सीनियर्स रहते हैं यूजुअली। वॉरियर मॉन्क्स डेफिनेटली उनका फिजिकल ट्रेनिंग, उनका मेंटल ट्रेनिंग और बाकी सब एरियाज़ में जो उनको देखते हैं, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मेडिसिन, जो कितना इंटरेस्ट है कुंग फू में, ये लोग उसका एक टेस्ट लिया जाता है, उसका एक करिकुलम है और फिर ही वॉरियर मॉन्क बन सकते हैं। अगला जो सवाल है मणिपुर से थोइबा सिंह का। उन्होंने कहा है कि विल यू ओपन योर शाओलिन टेम्पल ब्रांच अक्रॉस इंडिया स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स वेयर यंग किड्स लव मार्शल आर्ट? तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का जो प्रेजेंस हर एक स्टेट में हो, ताकि ये आर्ट लोग तक अवेलेबल रहे, स्प्रेड हो। और उसके लिए मैंने एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया है, ताकि लोग जो ऑलरेडी एक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मणिपुर का एक फेमस मार्शल आर्ट है टांगड़ा करके, आई थिंक समथिंग लाइक दैट इट्स कॉल्ड। मेरा एक फ्रेंड है जो मणिपुर के, वो प्रैक्टिस करते हैं, इट्स अ वेरी एंशिएंट मणिपुरी मार्शल आर्ट। तो ऐसे एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट को मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको टेक्निकलिटीज़ बताने के लिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक फाउंडेशन है। तो सिर्फ उनको डायरेक्शन बताना पड़ेगा स्टाइल में। तो मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि कुछ सालों बाद में पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं आपकी एकेडमी की ब्रांचेज होंगी और वहाँ पे कोई न कोई गुरु उनको, यंग बच्चों को गाइड कर रहा होगा। डेफिनेटली सर, होपफुली हम कुछ साथ में करें, सीखें और फिर वो स्प्रेड करें। और अगला सवाल चंडीगढ़ से है हर्ष आरती का। बड़ा मतलब अलग सा सवाल है। हैव यू एवर फॉलन इन लव? इफ यस, विद whom? इफ नो, व्हाई नॉट? व्हाई सो? Sir, I fall in love every day with my own art, but to answer that question, it gets a little personal. But I think falling in love is a very beautiful feeling. And जो लव में रहते हैं, अगर वो लव आपको सपोर्ट मॉरली करता है या करती है, जैसे भी करते हैं, तो वो आपके ग्रोथ में इवॉल्व करते हैं और आप भी साथ में वो कॉम्प्लीमेंट करें। तो डेफिनेटली मेरे लाइफ में ऐसे है जो मेरे लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगला जो सवाल है वो हैदराबाद से है, मोहम्मद रिजवान का। उन्होंने पूछा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स सर यू कैन मेक ए नॉर्मल पर्सन शाओलिन वॉरियर मॉन्क इफ ही और सी कम्स टू यू लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड? सर एक्चुअली मैं ऑनेस्टली किसी को शाओलिन वॉरियर मॉन्क नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ये जो पुरस्कार रहता है, ये जो एक अर्न किया जाता है, एक अचीव किया जाता है, वो सिर्फ टेंपल में होता है। हम डायरेक्शंस दे सकते हैं किस तरह वो ट्रेनिंग करके, वो एक लाइफस्टाइल अडेप्ट करके उस दिशा में जाने के लिए, जाके आप आगे जाके वो एक टेंपल में जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे उसको इतना ट्रेन तो कर ही सकते हैं कि जब वो वहाँ पे टेस्ट देने जाए तो उनको भी लगे कि बिल्कुल हीरा आया है, तो इसको टाइटल देना ही चाहिए। सो हमारा जो लेवल 1 रहता है, वो अगर आप एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे 5 to 6 days a week, मिनिमम 3 hours a day, तो एनी टाइम आई थिंक से 2 to 3 years आप केपेबल हो सकते हैं कि आप आगे जाके और लेवल पे अच्छे से वॉरियर मॉन्क का कर सकें। लेकिन वॉरियर मॉन्क के लिए सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, आपकी मेंटल ट्रेनिंग भी, और आपका जो कल्चर में है, जो शाओलिन कल्चर में जो बाकी सब चीज़ें, वो भी स्टडी करनी पड़ती है। अगला जो सवाल है अम्बाला से हरमीत का। हाउ मनी आवर्स यू ट्रेन नाउ ए डेज? आजकल आप कितने घंटे ट्रेन कर रहे हैं? सर आजकल मैं अराउंड से 4 hours ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा टाइम, आधा से ज़्यादा वक्त टीच करने में जाता है। तो मेरे लिए ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना भी ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी लेवल आगे बढ़ता जाए। मैं कभी भी वो स्टेट में नहीं रहूँगा कि हाँ मैं अभी टीचर बन गया हूँ तो मैंने कुछ हासिल कर लिया है। मैं हमेशा भूखा रहूँगा, मैं कभी भी कुछ मुकाम पर पहुँचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेवल 1 पर पहुंचता हूँ तो मुझे लेवल 2 की दिलचस्पी होती है आगे जाने के लिए, लेवल 2 से लेवल 3,
तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरा कुछ स्टॉप पॉइंट रहे, मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि और आगे कैसे बढ़ सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हर्ष, आपने लेवल्स बताया अलग अलग, तो टोटल हाईएस्ट लेवल क्या होता है शाओलिन वॉरियर मॉन्क में? सर हमारे जो शाओलिन वॉरियर मॉन्क में लेवल 9 के बाद जो होते हैं, जो आप वॉरियर मॉन्क के जो टीचर, जो ग्रुप के लीडर बन सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा जो वॉरियर मॉन्क्स में लेवल होता है। फिर वॉरियर मॉन्क जो ग्रुप रहता है उनके सबसे हेड लीडर होते हैं। फिर उसके बाद जो स्कॉलर मॉन्क्स होते हैं, फिर स्कॉलर मॉन्क से आप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो अगर एबट जो हमारे जो डीन जैसे बोलते हैं, हेड ऑफ द टेम्पल, वो असाइन करते हैं। तो सर लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो हायरार्की है हमारे शाओलिन में, इसको कभी एज बड़ा छोटा नीचा ऊपर कभी ऐसे देखा नहीं गया है। हम हमारे शाओलिन की लैंग्वेज में, हमारे शाओलिन के टर्म में सबको बोलते हैं वी ऑल आर वन, वी आर ऑल वन फैमिली। तो कभी और आपको रिस्पेक्ट इक्वली सबको दिया जाता है। अगला जो सवाल है इंदौर से देवप्रीत का, एनी रिग्रेट एज चूजिंग शाओलिन मॉन्क वॉरियर एज ए लाइफ टाइम पैशन और ए कैरियर? क्या आपको कोई रिग्रेट है? नहीं सर, मुझे कोई नहीं। बिल्कुल, ये मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था। और अगला जो सवाल है वो है आसिफा पुणे का, सर आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम and a very big fan of your achievement. As per you, which one is a must and bigger, talent or hard work? सर एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा है, और मैं ये जो आंसर है, एक जापानीज़ एनिमे शो है नारुतो करके, जो बहुत ही काफ़ी लोग फॉलो करते हैं कि टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, बट विदाउट हार्ड वर्क टैलेंट विल नेवर वर्क। तो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। याद रखो, विदाउट हार्ड वर्क टैलेंट कुछ दिनों बाद में खुश हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन रहोगे तो ही आपको एक लाइफस्टाइल से उसको आगे बढ़ सकोगे। मोटिवेशन कुछ मुकाम पर, कुछ जगह पर ही आपको मिलते जाएगी, आपको एवरीडे नहीं मिल सकती है। कोई आप अच्छा सा गाना सुन के या कोई किसी का एक मोटिवेशन वीडियो देख के आपको वो उस वक्त आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप क्या वो सेम माइंडसेट एवरीडे लाइफ में कैरी कर सकते हो? तो इसलिए मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई डिसिप्लिन इज द अटमोस्ट क्राइटेरिया ऑफ एनी आर्ट। सुजीत फ्रॉम अहमदाबाद, प्लीज शेयर ए सीक्रेट विच यू नेवर शेयर्ड टिल नाउ विद एनीबॉडी इफ यू कैन। सर हाउ कैन आई शेयर with anybody if I've not shared only but there is no secret, I mean खुली किताब है। जो लोग इतने बड़े मिशन पे चलते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी कोई सीक्रेट नहीं होते सुजीत। वो अगर सीक्रेट होते हैं तो वो इतने बड़े मुकाम के बारे में सोच नहीं सकते, और जब इतने बड़े मुकाम के बारे में सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी का हर पन्ना सबके लिए खुला होता है। तभी वो लोगों को उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, और अपनी सारी जो पर्सनल गेन्स और जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनको पीछे छोड़ना पड़ता है। आपके सामने जो आदमी बैठा है इसमें वो सब चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता, और जैसे इन्होंने खुद ने बोला है कि कोई सीक्रेट है, कोई भी सीक्रेट नहीं इनकी लाइफ में। विशाल फ्रॉम मैंगलोर, सर योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन, किस आदमी ने आपको आज तक सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मास्टर ब्रूस ली, वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस। ये तो चाइना जाने के पहले नहीं था, चाइना जाने के बाद मुझे काफ़ी उनके बारे में, उनके प्रैक्टिस के बारे में, उनके फिलॉसफी के बारे में मालूम पड़ा। बट सेकंड आई वुड से सर माय सिस्टर। विज्ञान है जोधपुर से, वो पूछ रहे हैं आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा योगदान किन किन का रहा? मदर या फादर या टीचर्स या मदर फादर टीचर्स या और कोई ऐसा कोई आदमी है जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप पे रहा है? सर माँ बाप का तो बचपन से ही इन्फ्लुएंस रहता है, बट जो जर्नी रही है, जो मैंने सिलेक्ट की थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़े डिसीजंस लेने पड़े अपने लिए, जो मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने पड़े, तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें मैंने मेरे शीफू से शेयर की थी जब मैं चाइनीज़ बेटर बोलने लग गया था। तो उस वक्त मेरे जो फॉरेन स्टूडेंट के जो हमारे मास्टर थे, शीफू थे, उनका काफ़ी योगदान रहा है सर मेरे पे। और मैं एवरी वीक, वंस अ वीक उनसे हमेशा बात करता हूँ, उनको मेरे स्कूल के बारे में अपडेट्स देता रहता हूँ और मेरे लाइफ के बारे में अपडेट्स देता रहता हूँ। हर्ष, आप फुटबॉल प्लेयर रहे, आपने ताइक्वांडो किया, आपने आर्चरी की, आपने कुंग फू किया, शाओलिन मॉन्क वॉरियर बने, सब कुछ कर लिया लाइफ में। कोई ऐसा कोई गोल है जो आप अभी भी करना चाहते हैं, या कोई तमन्ना है जो अधूरी है? सर मेरी
सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी यही तमन्ना है कि मैं अपने कंट्री को, हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को सर्व कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं भारत के जो जवानों का हिस्सा बन सकूं, मैं जो मिलिट्री का हिस्सा बन सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ के उनको और उनके साथ में अपने जो शाओलिन की स्किल्स है वो शेयर कर सकूं। या तो मैं उनको सिखा सकूं, या तो एक जन को भी सिखा के अगर और वो लोग फिर किसी को बांटे, वो वैसे भी हो सकता है। तो मेरी यही एक ख्वाहिश है कि आई कैन फाइट फॉर माई कंट्री एट द बॉर्डर। मैं मैंड्रिन भी बात करता हूँ, तो अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अगर मेरे एक्सपर्टीज़ अगर यूज़ होते हैं हमारे कंट्री के बेटर के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आई कैन give it a tribute to all the heroes who have died for this nation and who have fought for this nation, who are still fighting for this nation, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो सकते हैं सर। तो मेरी यही एक आखिरी ख्वाहिश है। और सैल्यूट। एंड मैं फिटिस्तान के माध्यम से, फिटिस्तान एक फिट भारत के माध्यम से जो आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जो मेरे सीनियर्स हैं जो हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं, उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आज देश में हमारे साथ एक बिल्कुल यंग आदमी और जो इतना डेडिकेटेड है और जो मुल्क के अंदर ही जो ये खोई हुई जो कला है इसको पहुंचाना चाहता है और स्पेशली सोल्जर्स को इस आर्ट में ट्रेन करना चाहता है। तो अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आप जब भी इनको आवाज़ देंगे, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी जा सकते हैं, आप डायरेक्टली हर्ष के थ्रू भी इससे बात कर सकते हैं। और अगर हमारे सोल्जर्स अगर इस आर्ट से ट्रेन होते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और जो ये आर्ट नॉट ओनली फिजिकल लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ का आर्ट है, जो डिसिप्लिन का आर्ट है और जो फौज के करिकुलम के बिल्कुल पैरेलल चल सकता है, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन कि अगर मेरे साथी, मेरे जूनियर्स या मेरे सीनियर्स इस आर्ट का हिस्सा बनते हैं जो कि इस देश की आर्ट है। हर्ष, आई एम रियली टच्ड। और जो आपकी आवाज़ है हिंदुस्तान के फौजियों तक पहुंच रही है। ये जनता के जो सवाल थे पूरे देश से, अलग अलग हिस्सों से लड़के लड़कियों ने, यंग लोगों ने पूछा, इनसे इन्होंने बताया। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इनकी जो कला है इसके बारे में आप देश में जहाँ भी आपको यंग लोग मिलते हैं उनके से बात कीजिए इसके बारे में। और जो ये जो वीडियो आया इनकी स्टोरी का, इंस्पायरिंग स्टोरीज सीरीज में, इस वीडियो को जो यंग बच्चे हैं उनको दिखाइए कि ये लड़का जो दिख रहा है ये है कौन, जो कैंसर सर्वाइवर है, जो एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर था और उसके बाद में पैर का ऑपरेशन हुआ और फिर क्या परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों से जूझते हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हुए चाइना गया, वहाँ पे जाके ये आर्ट सीखी, फिर ये जो टाइटल लिया, फिर ताइक्वांडो, आर्चरी, कुंग-फू सब में एकदम जो कहते हैं ना अव्वल दर्जे का जो प्रशिक्षण लिया, खुद को पारंगत किया। फिर अमेरिका में जाके जो जैकी चैन है उनकी जो स्टंट टीम है उसको ट्रेन किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का ब्रूस ली, हर्ष ली, आपका नाम हर्ष वर्मा ना होकर हर्ष ली हो जाएगा कुछ दिनों में। एंड दैट आपके वो आदर्श हैं। तो दोस्तों, साथ में फिटिस्तान एक वीक का 6 या 7 इनके जो प्रोग्राम होंगे, जो बेसिक आर्ट है क्या, इंट्रोडक्टरी जो मैसेजेस हैं वो हमारे साथ शूट करेंगे। एंड आई एम ऑनर्ड कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हुए हैं और ये जो आपकी जो आवाज़ है, आपकी कला है, इस माध्यम के थ्रू हम देश के कोने कोने में बच्चों तक लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, वो जो इनके वीडियो आएंगे वो आप छोटे बच्चों से बिल्कुल शेयर कीजिए, उनको दिखाइए। उनको अगर लगता है, उनकी अगर रुचि होती है उसमें, तो वो डेफिनेटली इनसे कांटेक्ट करेंगे। और इस देश में इन जैसे, ये इनका जो एक सपना है कि इन जैसे देश में हज़ारों लोग और हों, ताकि ये जो हमारे देश की कला है यहाँ पे वापस सर्जित हो सके, बढ़ सके, पनप सके। हर्ष, आपको मेरी ओर से एक छोटा सा मैं ऑनर और टाइटल देना चाहता हूँ। आप इस देश के अंदर फिट भारत कैप्टन हैं। आपने वैसे भी इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है। मैं सोल्जर हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं खुद आपकी स्टोरी से इतना इंस्पायर हुआ हूँ। जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं आपकी बात रखूँगा, आपके आर्ट के बारे में बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि जो आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। और हम भगवान शिव से दुआ मांगेंगे कि जिस मिशन पे आप निकले हैं वो आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखें। और जो लास्ट में आपने बोला कि आपका जो एक अधूरा सपना है कि आप सेना में जाना चाहते हैं और सेना के जो साथी हैं, सोल्जर्स हैं, उनको भी आप सिखाना चाहते हैं, दैट रियली टच्ड मी एज ए सोल्जर। और मेरी दुआएं हैं और
भाइयों की तरफ से, एक बड़े भाई की तरफ से आपको प्यार है और बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़का है, इसकी आवाज़, इसकी जो ताकत है पूरे देश के हर बच्चे में ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।